मैं जिम जाने लग पड़ा। यूनिवर्सिटी में सेकंड आया था। मैंने घर पे बात की, मेरे को अब इसी फील्ड में डाल दो। यूनिवर्सिटी में बेस्ट फिजिक का कंपटीशन इन प्लेस आ गई। अंडरवेयर में खड़े हो फर्स्ट टाइम, और हाँ मेरे कोच मिल गए। जर्नी उधर से बॉडी बिल्डिंग की स्टार्ट हो गई। वो रोज 1-1 घंटा कार्डियो भी कर रहा है, वो भी अनहेल्दी। कितनी कम जिम फैसिलिटीज थी। फैट लॉस विदाउट डाइट नहीं हो सकता। घर में सब सच बताया था कि इसमें क्या होता है। शायद ट्रांसपेरेंसी थी, इसीलिए भगवान ने आज यहाँ बिठा भी दिया इसी बारे में बोलने के लिए। मेल हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन बना है आदमी के लिए, स्ट्रेंथ और एग्रेशन के लिए। मान के चलो अगर वो आप 70 प्रोड्यूस कर रहे हो तो 800 ले रहा है, आप सोच सकते हो कि उसकी मेंटल हेल्थ, अगर उसको अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं है तो आपको पता है वो कितना डैमेज कर सकता है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को अपने मुकाबलों के आसपास, बाकी टाइम इससे दूर रहो। बॉडी शेमिंग के चक्कर में मत पड़ना कि बड़ा दिखता था, अब मेरे को लोग क्या बोलेंगे। नेक्स्ट टारगेट तो वही है जो मैं लास्ट छोड़ के आया था, कि मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली थी और मेरा 4th प्लेस था। गोल्ड मेडल के साथ फिर वापस आऊं। नमस्कार दोस्तों, आज वेलकम है आपका फ्लाई बाय टॉक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां बातें होती हैं रियल और सोच होगी नई, जिससे आप इंस्पायर हो सके और आने वाली जनरेशन को मोटिवेट कर सके। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट के वन ऑफ द बेस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन जो जर्नी जो बच्चों को सिखाते आए हैं। बहुत सालों से मैं उनको देख रहा था, उनका पॉडकास्ट लेने की सोच रहा था, तो आज वो मेरे को मौका भाई ने दिया है करने के लिए, तो भाई का मैं वेलकम करता हूँ। थैंक यू। तो भैया से मेरी गुजारिश रहेगी कि अपने बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को बताएं। मैं चंबा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और करंटली मैं सुल्तानपुर में अपना जिम रन कर रहा हूँ, इधर फॉर्मूला हाउस नाम से। और प्रोफेशनली मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ, और पर अभी मैं लड़कों के साथ ट्रेन कर रहा हूँ और उनको थोड़ा गाइडेंस देता हूँ रिलेटेड फिटनेस। तो भैया आप अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे कुछ, कि आपकी फिटनेस की जर्नी कब स्टार्ट हुई, कैसे आप फिटनेस में आए? मैंने सबसे पहले तो जिम इधर चंबा में स्टार्ट किया था। पहले थोड़ा टाइम तक तब जिम का इतना एक्सपोजर इधर था नहीं, पर फिर भी जितने जिम की सर्विस या हमें मिलता था अवेलेबल, उतना हम कर लेते थे। तो फर्स्ट टाइम मैंने बनगोटू में नीचे नीरू चाचू का जिम होता था, हाँ उधर थोड़े दिन वर्कआउट अपना कर किया बीच बीच में। तब थोड़ा पूल टेबल और स्नूकर भी खेलते थे, तो वैसे खेलते खेलते जिम चले जाते थे। उसके बाद मैं बारगा क्रिकेट खेलने जाता था, तो तब मैंने मठ में वर्कआउट शुरू किया। तब मठ में भी जिम होता था, पर वो मेरा कोई रेगुलर टाइम नहीं था, पर आयरन टच मेरे को मिल गया था। मतलब थोड़ा मेरे को फील आ गई थी कि ये मतलब चीज़ कैसी है। फिर उसके बाद मैं 2012 में सीयू गया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी गढ़ुआ खरड़ के पास। तो फर्स्ट हमारा यूनिवर्सिटी का फर्स्ट बैच था कॉलेज में, और जब एकदम से मैं इधर से गया तो कौन से साल की बात है सर? 2012 की। हाँ, वो यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ही बैच था, और कोई हमारा सीनियर नहीं, कोई जूनियर नहीं, सारे फर्स्ट ईयर ही। तो तब जैसे उधर मैं निकला, और जब रोज क्लास में जाना तो देखना लड़के तगड़े हैं, लड़के जिम जा रहे हैं, खाने का बड़ा कल्चर है, वेट मारने का बड़ा कल्चर है। तो बस थोड़ा टच इधर मिला था मेरे को, उधर थोड़ा माहौल भी मिल गया और मैं जिम जाने लग पड़ा। 3-4 साल मैंने उधर जिम किया, जितना मेरे पास रिसोर्सेज थे उस हिसाब से किए करता रहा। फिर फाइनल ईयर में यूनिवर्सिटी में बेस्ट फिजिक का कंपटीशन हुआ था, और मैंने फर्स्ट टाइम compete किया और मैं यूनिवर्सिटी में सेकंड आया था। और वो पहला ऐसा पॉइंट था जिसमें मेरे को कॉन्फिडेंस आने लगा कि ये इसमें मेरे को फिर भी मज़ा आ रहा है और ये अच्छा है, मतलब ठीक है। तो उसके बाद मेरा फाइनल ईयर ख़त्म हुआ। फिर मैंने घर पे बात की कि मेरे को अब इसी फील्ड में डाल दो, आगे
कॉलेज वगैरह या पढ़ाई का रहने दो। घर वाले टाइम लिया पर मान गए घर वाले। चंबा में तो है ही, आपको बताइए चंबा। हाँ, तो वो उस टाइम पे वैसे 2015-16 में ये वाला थोड़ा जिम तो बिल्कुल ही नहीं थे। अब तो बड़ा चेंज हाँ, अब तो जमीन आसमान का फर्क है। दो आ गया। हाँ हाँ हाँ, जमीन आसमान का फर्क। तो बस वैसे ही, बस तब से मेरा ये जर्नी से बॉडी बिल्डिंग की स्टार्ट हो गई बस। भैया अभी जर्नी के बारे में बताया, उसमें हमने सर्टिफिकेट का नाम लिया, तो इसमें जो जिम में जो सर्टिफिकेट होते हैं, इसमें पढ़ाई होती है, जो भी होता है, आप उसके बारे में बताना चाहो। सर्टिफिकेशन आप मान लो कि एक एलिजिबिलिटी है, ठीक है, पर सर्टिफिकेशन और जो के साथ जो प्रैक्टिकल रोज पब्लिक डीलिंग है और कैसे आप अगले बंदे को देखते हो, उसके साथ क्या आपकी ट्रेनिंग अप्रोच है, उसको लेके क्या आपकी ट्रेनिंग अप्रोच है, तो वो उसके साथ साथ आपका ग्राउंड वर्क भी बड़ा मैटर करता है। तो ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। सर्टिफिकेशन भी ज़रूरी है और उसके साथ प्रैक्टिकल भी उसका ग्राउंड में होना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। तब वो मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा कंप्लीट बनता है, वरना वो कहीं ना कहीं थोड़ा उसमें एलिमेंट मिसिंग रह ही जाता है अगर उस हिसाब से नहीं बंदे का सिस्टम आगे बढ़े। विजय से आपने बोला, मैंने फैमिली को बोला था कि मैं इसी लाइन में कुछ करना चाहता हूँ। आपको उस टाइम पे कुछ तो इंस्पायर हुआ होगा, जो आपने घर वालों को बोला कि मैं इसमें कंटिन्यू करना चाहता हूँ। उस वक्त का थॉट प्रोसेस। इंस्पिरेशन मेरे हिसाब से ज़्यादा देर नहीं चलती, पर जब आपके पास पीछे कोई ऑप्शन नहीं होता ना, तो शायद आप जो जिस चीज़ को करते हो उसमें अपना बेस्ट फिर आप देते हो। जिसके दिमाग में कोई ऑप्शन है, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, मेरे हिसाब से वो उतना फिर ढीठ नहीं बन पाता उसको लेके। हाँ, तो जैसे मैं एक आपको थोड़ा फनी वे में बताऊं तो अगर आप ग्राउंड में भागोगे ना, तो आपकी जो टॉप स्पीड आपको लगता है वो नहीं होगी। आपकी टॉप स्पीड वो होगी जब आपके पीछे कुत्ता या कोई जानवर भाग रहा है। तो सही बात है। रात को भी अंधेरा होता है तो जैसे लगता है पीछे से कोई यार। तो जब पीछे देखने को कुछ नहीं है ना, तो फिर बंदा मेरे हिसाब से ज्यादा रूथलेस हो जाता है अपनी फील्ड को लेके कि यार मैं इसमें और ज्यादा घुसूं और ज्यादा अपना टाइम डालूं, क्योंकि बेस यही है। हाँ, टैलेंट, जेनेटिक्स, दिमाग, हर एक चीज एक टाइम पे छोड़ जाती है, पर जो बेस है, जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन यही है कि वो कैसे बंदा पीछे से कितना ढीठ तैयार हो रहा है। हाँ, क्योंकि वो चीज उसके लिए टफ ही होगी टाइम के साथ, उसको दिमाग अपना ज्यादा ही लड़ाना पड़ेगा, टाइम के साथ कम नहीं होगा। तो थोड़ा मेरा गुड लक है कि मेरे को वो एक्सपोजर भी मिल गया। हाँ, थोड़ा उसकी वजह से अब मैं इनके साथ और ज्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ। तो भैया जो आपने बताया कि मैं कॉलेज में था, सीयू में, तो उसके बाद आपने प्रोफेशनली स्टार्ट किया होगा, तो उसका इनिशियल डेज में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। उस स्ट्रगल के बारे में बताएंगे। स्ट्रगल भाई सिर्फ मेरे हिसाब से गेम में तब तक है जब तक आपके पास अच्छा मेंटोर नहीं हो। जब आपके पास अच्छा मेंटोर है ना, आपको कोई स्ट्रगल ही नहीं है, आपको तो सिर्फ फॉलो करना है। समझ रहे हो आप कि अब आप मान लो कि एक इंसान जिसने अपना एक लंबा समय एक फील्ड में दिया है और उसके साथ साथ वो थोड़ा अच्छा इंसान भी है, मतलब ठीक है, तो जब आपको ऐसे मेंटोर्स मिलते हैं तो आपका टाइम बचता है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। जो धक्के आपको बार बार गिर के पड़ेंगे वो आप एक दो में ही समझ जाते हो। तो मेरे केस में थोड़ा ये, जैसे मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा प्रिविलेज मेरी ये रही कि मेरे को अच्छे मेंटोर मिले, और आज जितना भी मैं कर पा रहा हूँ अपने प्रोफेशन में, वो सबसे ज्यादा उसमें कंट्रीब्यूशन मेरे मेंटोर की है। क्योंकि आप क्रेडिट देना चाहोगे ना? हाँ, मतलब आप अपने गुरु की झलक होते हो। हाँ, अब अगर आप मैसेज देना चाहो या थैंक यू या कुछ भी बोलना। थैंक यू तो मैं रोज ही करता हूँ अपने मेंटोर को। हाँ, तो वो थैंक यू इस पे तो वो इतना फील भी नहीं होता,
पर थैंक यू तो रोज ही चलता है। तो भैया आपकी जो अभी डेली रूटीन है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, कुछ वर्कआउट के बारे में अपने। मेरा अभी तो वर्कआउट मतलब सिर्फ अपनी बॉडी को चला के रखने के लिए, अभी तो इतनी एग्रेसिव अप्रोच वर्कआउट को लेके है नहीं, क्योंकि 5-6 साल जब आप कॉम्पिटिटिव वे में जाते हो तो वो बॉडी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। जब आपने 5-6 साल भागते रहना तो वो बॉडी और दिमाग को एक ट्रॉमा है जो आप लगातार देते हो। तो अभी मेरी कोशिश यही है कि मैं अपनी शेप को मेंटेन रखूं, खुद आउट ऑफ शेप ज़्यादा नहीं जाऊं, अपना रूटीन और अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखूं, और उसके साथ साथ जो मेरा टाइम है वो अपनी फैमिली या उनके साथ डिवोट करूं जो मेरे साथ मेरा क्राफ्ट शेयर करते हैं। जितना भी मैं सीख के आया हूं उतना मेरे साथ कनेक्ट करते हैं और मतलब अपना रूटीन चलाते हैं। तो ये जो जैसे नॉर्मल यहाँ भी आते होंगे पर्सन्स, तो एक पूरे वीक में नॉर्मल जो फिटनेस रखता है एक पर्सन, उसको कितने दिन जिम आना चाहिए कंटिन्यू? जैसे ये भी जैसे एक सब्जेक्टिव चीज है। जैसे मान के चलो अगर मेरे पास कोई जॉब प्रोफाइल वाला आ रहा है जिसकी जॉब आउटडोर में बड़ी ज्यादा है, मान के चलो दूर दूर जाना है, आना जाना रोज का है, तो मैं तो कई बार उसको 3 दिन ही वेट ट्रेनिंग प्रेफर करता हूँ। ठीक है, ये डिपेंड करता है अगले का सब्जेक्ट क्या है। अब अगला मान के चलो एक स्टूडेंट मोटिव क्या है उसका, 12 बजे तक सो रहा है, 1-2 बजे खा रहा है, आराम से उठ रहा है, तो मैं तो उसको बोलूंगा तो 7 दिन ना, तेरी बॉडी को रेस्ट भी पूरा, खाना भी पूरा, नींद भी पूरी। अब कोई ओल्ड एज्ड है, ठीक है, अब कई बार उनको सिर्फ 4 दिन ही जिम बुलाना पड़ता है। ठीक है, तो ये बॉडी टू बॉडी और ये मौके पे आपकी प्रेजेंस पे डिपेंड करता है कि आप उसको देख के क्या ऑब्जर्व करके निकाल रहे हो। तो ये कभी भी मतलब एक हो ही नहीं सकता कि मैं आपको बोलूं कि ये सबको करना चाहिए और ये सबके लिए एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल हर बंदे के लिए। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर कोई बॉडी बिल्डर है और वो अपने मुकाबले की तैयारी साल भर से कर रहा है, तो हो सकता है आज उसको 102 टेम्परेचर हो और मैं बोलूं डोलो खा और एक्सरसाइज कर। हाँ, अब फौजी के लिए कोई छुट्टी नहीं है। हाँ, तो स्पोर्ट्समैन के लिए भी फिर कोई छुट्टी नहीं है। ठीक है ना, स्पोर्ट्समैन के लिए कोई जब तक स्पोर्ट्समैन खड़ा है तब तक वो पोस्ट पे अड़ा है। ठीक है, हाँ, तो थोड़ी ये फिलॉसफी दिमाग में रखनी पड़ती है, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को भी तो रोज एक ऑपरेशनल करना है। तो आपके पास जब खुद कंटेंट नहीं होगा तो आप कैसे अगले को वो कंटेंट दे पाओगे। तो मेरा अपना कंटेंट खुद का यही है कि वो ये सब्जेक्टिव है। मैंने कई ऐसे भी देखे कि जिनको जो सीढ़ियां चढ़ चढ़ के भी आके वर्कआउट करते, पर मैंने वही बोला कि वो उसका मुद्दा क्या है। तो वो पर्सन पे डिपेंड करता है। पर्सन पे डिपेंड, अगले की फिटनेस लेवल पे डिपेंड, अगले का जिम से बाहर उसकी बॉडी और माइंड पे कितना स्ट्रेस है उस पे डिपेंड करता है। अगला मेरे साथ कम्युनिकेबल कितना है वो उस पे डिपेंड करता है कि वो मेरे साथ बात कर भी रहा है उतना खुल के या नहीं कर रहा है। तो ये बड़े सारे वेरिएबल्स हैं। मतलब ये एक डेप्थ है कि जिसमें रोज घुसना है फिर बाहर निकलना, घुसना। तो क्योंकि आपको नहीं पता अगले बंदे की प्रॉब्लम क्या है, वो क्या प्रॉब्लम लेके आएगा। क्योंकि फिटनेस या अभी जैसे हम नॉर्मल लोगों की रूटीन में देखें तो उनके लिए वो चैलेंजिंग बड़ा है ना, क्योंकि वो अपनी फैमिली भी संभाल रहे हैं, अपना सर्कल भी सारा संभाल रहे हैं, उन्होंने सब कुछ देख के फिर अपने आप को फिट करना है। तो उनकी बॉडी पे और उनको स्ट्रेस ज्यादा है। तो मेरी कोशिश तो अपनी यही रहती है कि मैं उनको चीज को इजी करके दूं। हाँ, मतलब टफ नहीं बना दूं। हाँ, जितना ताकि उनके लिए थोड़ा ये इंजॉय भी रहे, इंजॉय भी करें ट्रेनिंग। वो स्ट्रेस बढ़ेगा बॉडी में, तो जितना ज्यादा बॉडी में स्ट्रेस बढ़ेगा बॉडी के हार्मोन्स भी ऊपर नीचे उतने ज्यादा जाते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी थोड़ी जिम के थ्रू बंदे को मिल जाती है।
तो ये जो नए नए आता है कोई जिम में और या फिर एक पुराना कोई होता है, तो उन दोनों को आप क्या प्रेफर ज्यादा करते हो? वेट ट्रेनिंग ज्यादा प्रेफर करते हो या कार्डियो ट्रेनिंग ज्यादा प्रेफर करते हो? सबसे ज़्यादा पहले मैं प्रेफर करता हूँ डाइट। अगर डाइट अच्छी है तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपके लिए वर्क करेगा। अगर आपकी डाइट पुअर है तो वेट ट्रेनिंग के बाद आपकी बॉडी पे स्ट्रेस ही आएगा, क्योंकि उसको आगे से उतनी खुराक मिल नहीं पाएगी फिर। तो बाकी अगर आप जनरल पूछो तो कार्डियो आप सिर्फ अपने मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने के लिए करो, कि थोड़ा वॉक, जो अब जिसकी सेडेंटरी जॉब है, जिसने बैठना है वो जिम आके पहले 10-15 मिनट अपना वॉक करे, बॉडी को थोड़ा वार्म करे, फिर उसके बाद वो अपनी वेट ट्रेनिंग शुरू करे। अब अगर वो रोज 1-1 घंटा कार्डियो भी कर रहा है वो भी अनहेल्दी है, ठीक है, क्योंकि 1-1 घंटा मान के चलो, अब कोई इतनी हाइट का बंदा है अगर कोई, ठीक है, अगर इसकी हाइट के बंदे को 60 किलो वजन चाहिए मेंटेन अपने को हल्का फील करने के लिए कि भाई मैं हल्का रहूं, और अगर उसने ज्यादा वेट गेन कर लिया, वो 80-85 पे चला गया है, तो आप मान के देखो रोज उसका ढांचा 20-25 किलो ऊपर वजन लेके चल रहा है, तो वो एक आर्मी ऑफिसर, मतलब आर्मी ट्रेनिंग की तरह है, रोज की आप 25 किलो अपने ढांचे पे ऊपर लेके चल रहे हो। तो ये चीजें जैसे परफॉर्मेंस में थोड़ा बंदे की फर्क डालती हैं, उनके हिसाब से डिपेंड करता है। हाँ। अब वो 25-30 किलो ओवरवेट बंदा जब एकदम से ट्रेडमिल को इतनी इंक्लाइन करके उस पे भागेगा, उसके जोड़ों पे कितना लोड पड़ेगा, ठीक है। मतलब आप बोलो कि जैसे अगर आप स्विफ्ट के ढांचे पे, ठीक है, थार को बिठा दो, तो स्विफ्ट के ढांचे का क्या हशर होगा, ये आप समझ सकते हैं ना। तो इसलिए जैसे वो भी जैसे चीज अनहेल्दी है, हाँ, इतना एकदम से बॉडी पे स्ट्रेस डालना, तो हर चीज जरूरी है। हाँ, कोई भी इक्विपमेंट बना है तो वो किसी रीजन से बना है, हाँ हाँ, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, और पहले उसका फंक्शन हमने अपने लिए कैसे लेना है वो समझना पड़ेगा। हाँ, जैसे हम बाजार में घूमते हैं तो हमें 100 चीजें दिखती हैं, पर हम उसमें क्या चूज करते हैं कि हमें क्या पसंद है। हाँ, तो सेम मशीन ट्रेनिंग एक्सरसाइज इस सबका एक यही फंडा है, और इसका सबसे पहला फंडा ये है कि जो शुरू कर रहा है वो आराम से अपना शुरू करे, और शुरू में कोई भी अपने ऊपर स्ट्रेस ना ले, तो उसके लिए थोड़ा इजी है। अगर आप किसी नई चीज में घुसोगे और एकदम से ज्यादा डेप्थ पकड़ लोगे तो कई बार आपको समझ नहीं आएगा कि सही गलत है क्या। तो इसलिए थोड़ा इससे बचना है। अगर इससे जो बचेगा उसकी जिम की जर्नी अच्छी जाएगी। बड़े चंबा में भी बड़े पुराने लोग जिम कर रहे हैं, और जिम लवर्स पुराने भी बड़े हैं, तो वो आज भी कोई बड़ा कुछ अलग नहीं कर रहे, पर हाँ वो लगे हुए हैं, हाँ वो अपना कर रहे हैं। तो वो चीज जैसे मैं बोलता हूँ कि अभी हर बंदे को अलग अलग ट्रैक चाहिए भागने के लिए। अगर एक ट्रैक सबके लिए दोगे तो उसमें भीड़ हो जाएगी और बंदा एक दूसरे से टकराएगा। हाँ, तो जितना अलग ट्रैक होगा उसमें बंदा और तेज भागेगा और तेज भागेगा। तो भाई यहाँ बहुत सारे लड़के भी आते होंगे, तो वो आते हैं जैसे मान लो कोई स्कूल से आया है तो उसने एकदम यहाँ एक्सरसाइज करी, कोई डाइट नहीं ली, कोई कुछ नहीं लिया, ना रेस्ट किया, ना रिकवरी, अगले दिन फिर जिम आ गया, डाइट प्लान वो ले नहीं रहा है, तो वो जो इफेक्ट वो बॉडी पे पड़ता है, तो उसके बारे में जो बताना चाहें लड़कों को कि रेस्ट एंड रिकवरी कितनी जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट कितनी। रेस्ट और रिकवरी, अब जैसे मेरे पास जो लड़की यूथ आता है, तुम आप किसी से भी कभी पूछ सकते हो कि मैं तो उनको सबसे पहले बोलता हूँ अपना टिफिन लेके आओ। उसमें अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो अंडे या चिकन और थोड़े वाइट राइस, अगर वेजिटेरियन हो तो पनीर और वाइट राइस, ठीक है। अब शुरू में नहीं लाते थे, पर आज जब लाते हैं और एक अलग ग्रुप बैठ के अपना टिफिन खाता है तो मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता है। हाँ, तो अब आप बोलोगे उसका रीजन क्या है कि क्यों टिफिन मंगवा रहा है। अब देखो क्या है कि बंदा मान के चलो उसने दिन में नहीं खाया,
स्कूल में तो टाइम भी नहीं लगता है। स्कूल लगा, कॉलेज में नहीं लगा, कोई और रीजन था। अब वो क्या करेगा, वो जिम आएगा, ठीक है, वो जिम आएगा, वो एक्सरसाइज करेगा, बाहर से जान नहीं भी होगी तो अंदर देखा देखी में ही थोड़ा जोर मार जाएगा कि यार मैं भी करूं, मैं भी करूं। अब उसने क्या किया, दिन से वो पूरा फास्टेड है, उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। अब जिम कर लिया, अब जिम कर लिया। अब जिम करने के बाद मान के चलो उसके घर पहुंचने तक आधे 1 घंटे का गैप है, 1.5 घंटा लग गया, वो बाजार चला गया, घूमा, ऐसे ही करते हैं यार, बहुत करते फिर है ना, ठीक है, आ गया, ठीक है। कई बार क्या होता है, जब इतनी फास्टेड स्टेट में बॉडी रहती है और इतनी छोटी एज है, जब आपको अभी बॉडी का अपना नहीं पता, आपकी एकदम से ब्लड शुगर ड्रॉप कर जाती है, ठीक है। और जैसे बस उस चीज से अपने हर बंदे जिम लवर को बचना है, चाहे वो एज्ड हो, चाहे वो मिडिल एज हो, चाहे वो यूथ हो। हाँ, कि जिम के बाद अपने फूड में थोड़ा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का सोर्स जरूर रखो, ताकि अगर आप बड़े टाइम से आपने कुछ नहीं खाया और आपने एकदम से विग्रेस एक्टिविटी की, तो वो एक्टिविटी की वजह से एकदम से आपकी ब्लड शुगर ना कभी ड्रॉप हो जाए, और वो 1-1.5 घंटा और वैसे रहने की वजह से कई बार बंदा ही कोलैप्स कर जाता है मौके पे। तो ये एक ऐसी जानकारी है जो मेरे को लगता है कि अभी जो अपना जिम लवर है उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो अपना टिफिन जरूर अपना साथ में रखें। अगर घर 2-3 मिनट के गैप में नहीं है, अगर आपको आधा 1 घंटा आपने लेट चल जाना है घर, कई बार बंदा जिम से डायरेक्ट घर नहीं जाना चाहता, वो सोचता है मैं बाजार थोड़ा घूम लूं, तो फिर भी अपना एक टिफिन साथ में रखो ही रखो। हाँ, ये जो बिगिनर न्यू जिम आते हैं या इंटरमीडिएट के बीच के हैं, तो उनको वो प्रोटीन के लिए डिमांड करते हैं या कोई भी प्रोडक्ट या सप्लीमेंट के लिए, अगर वो नहीं लेना है तो उसके सिवा एक छोटी सी जो बिगिनर को एक डाइट प्लान जो उनको मतलब वो होनी चाहिए इतनी सी, अगर आप कोई चीज अफोर्ड नहीं कर रहे हो तो एक छोटी सी जो डाइट देना चाहो जो मतलब जिम के लिए ठीक है, ये चल पड़ेगी। देखो भाई, टाइम कभी एक जैसा नहीं रहता, कभी आपके पास पैसे होते हैं, कभी नहीं होते, पर जो सबसे बड़ी डाइट है वो है विल पावर। और विल पावर कैसे बनेगी, जब आप कोई भी चीज कम से कम रिसोर्सेज में शुरू करोगे, ताकि आपके पास जो जो फिर बढ़ेगा ना तो आपको अमीरी लगेगी। जब आपने जिम आके ही 10 प्रोडक्ट यूज कर लिए, घर में किलो चिकन ले आए, 20 अंडे ले आए, ठीक है, पूरा आप तैयार हो गए कि मैं जिम करूंगा, तो बड़े ज्यादा चांसेस हैं कि जिसकी एकदम से ऐसे शुरुआत होगी, अगर कभी उसको टाइम की मार पड़ी या वो बाहर पढ़ने जा रहा है, इतना उसके पास पैसे नहीं है, वो बच्चा तो जिम जाना ही छोड़ देगा ना। सही बात, मेरे साथ भी मेरा 75 kg वेट था सर, मैं बाहर गया था अभी बेंगलोर गया था, मैं NIS करी बैडमिंटन में, बैडमिंटन प्लेयर हूँ ना, तो 3-4 मंथ अभी जुलाई के बाद मैं जिम ही नहीं गया हूँ। जो आपने बोला ना कि बाहर जाके छूट जाता है, वो सच में छूट जाता है। तो इसलिए जैसे मैं बिगनर और इंटरमीडिएट को पहले ये बोलता हूं कि आप 2-3 साल, शुरू के 2 साल भी रख लो, अगर बड़े ही काढ़े हो कि मतलब पेशेंस और कम है तो 1 साल मिनिमम सिर्फ अपना घर का खाना खाओ, हेल्दी, जो अच्छा खाना है, फ्राइड ज्यादा नहीं। मतलब जैसे कॉलेज में 75% अटेंडेंस होती है ना, दिन की भी 75 कर लो, 75% साफ खाना, 20% ऊपर नीचे चला भी गया तो कोई नहीं। बिगनर वो प्रैक्टिस ऐसे करे, हाँ, वो एकदम से बिल्कुल ही अपना शिफ्ट ना मारे, ताकि थोड़े दिनों बाद वो साइकोलॉजिकली इतना टूट जाए कि वो पटक के मारे चीजों को कि मैंने करना ही नहीं, ठीक है। तो अगर आप मंथ में 30 डेज हैं, 30 डेज में अगर आप 20 दिन भी अपनी डाइट फॉलो कर ले रहे हो, तो वो बिगनर के लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। हाँ, ठीक है, उसको लंबे टाइम तक प्रैक्टिस करो, ठीक है, अपनी आदत में डालो और उससे मैक्सिमम आउटपुट लो, ठीक है। फिर जैसे 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 1-2 साल में आपको पता भी लग जाएगा कि मिनिमम में आपकी बॉडी कितना रिस्पॉन्स करती है, ठीक है, तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी कि यार मैं अब और बढ़ाऊं और बढ़ाऊं। तो मैं तो सभी को यही बोलता हूं कि जो भी जिम अपना या वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज शुरू करता है लड़का, अगर अपना खाना और अपना, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो कम से कम डिनर में थोड़ा चिकन या अंडा
बीच में कभी मटन, जैसे सर्दियां हैं, अभी मटन ले लो, फिश ले लो, ठीक है, ये चीजें रखो। जो वेजिटेरियन है वो अपना पनीर, टोफू, जो सोया पनीर आता है, इन चीजों में थोड़ा रात को डिनर में जैसे इसका सैलेड बना लिया, पनीर सैलेड, पनीर रैप बना लिया। तो ऐसी ऐसी चीजें कि कम से कम अपना एक मील भी आप फिक्स करोगे ना, तो आपको ये तो पता लगेगा कि ये मेरे को फील कैसा दे रहा है, ठीक है। अगर अच्छा फील आ रहा है तो बंदा और डिमांडिंग हो जाता है, फिर वो ऑटोमेटिकली चलता है। वे प्रोटीन कब लेना चाहिए? जैसे अगर कोई बिगिनर है, कितने लेवल तक? 1 साल तक जो आपने बताया, 1 साल का ले सकता है, या कैसे पता लगेगा कि मेरे को प्रोटीन लेना चाहिए? प्रोटीन लेना चाहिए, देखो मैं देखो 18 साल तक तो आप अपनी जो कोशिश करो कि आप पहले फूड से ज्यादा न्यूट्रिएंट ले लो, ठीक है। बाकी मैं बोलूं तो आज का जो साइंस बोलती है वो 18 कुछ नहीं बोलती, वो बोलती है चाहे 14 में ले ले। मेरे घर में मेरी मदर भी प्रोटीन पीते हैं, मेरी वाइफ भी पीती है, मैं भी पीता हूँ, और भी मेरे पास कई ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिली भी प्रोटीन पीते हैं। भैया प्रोटीन के बारे में एक बार ना बता दो, क्या होती, क्या चीज है वो प्रोटीन? जैसे देखो, कि डब्बा बोलते हैं प्रोटीन, तो वो सप्लीमेंट, ठीक है, है तो वो दूध का एक पाउडर्ड फॉर्म। जैसे अगर हम सिंपल बोले तो सूखा दूध, ये सूखा दूध भी क्या है, पाउडर्ड फॉर्म है दूध की। वे प्रोटीन को लेके इतना अभी जैसे थोड़ा ये इसलिए क्योंकि एक तो इंडिया में भी बड़ी ज्यादा फेक मार्केट है, हाँ, तो पेरेंट्स डरते हैं, वो बिल्कुल जायज है। हाँ, इंडिया में अभी उतना न्यूट्रिशन और चीजों को लेके पकड़ बनने में अभी टाइम लगेगा, खासकर जिम की इन चीजों में। हाँ, पकड़ बन रही है पर अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। तो इस करके जो है कि जो पब्लिक में इसका एक वो है, वो एकदम जायज है। बाकी अगर देखो, एक ऊपर से महंगा सप्लीमेंट है, 5-6 हजार इसकी कॉस्ट है। हाँ, तो बड़े फैक्टर्स होते हैं, अगर वो सारे फुलफिल है तब आप प्रोटीन ले लो, वरना आप अगर डाइट भी लो, मतलब मैंने 2-3 साल सिर्फ डाइट खा के भी इतनी अच्छी बॉडी बनाई थी कि मेरे को कई बंदे बड़ा कुछ लेके भी नहीं वैसे दिखते। हाँ, तो मैंने वही पहले बोला कि पहले कर्त विद्या ही है ये, पहले करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे फुल्का है हाथ में, चाहे रोटी है, चाहे चावल है, चाहे दाल है, घी है, मक्खन है, जो आ रहा है बस डालो और निकाल लो, बस। वे प्रोटीन जो है, मैंने एक ऑनलाइन एक इन्फ्लुएंसर है फिटनेस का, ये नाम तो क्या लूँ ना, पर वो बोलते हैं जैसे 2000 का आप प्रोटीन ले लेते हैं, 1500 का ले लेते हैं, 2-3 हजार का ले लेते हैं, उसमें में मतलब उस रेंज में ना प्रोटीन आ ही नहीं सकता। जो रियल प्रोटीन होता है वो ऑलमोस्ट 6 या 7 हजार से स्टार्ट होता है, जो रियल प्रोटीन होते हैं। इंडिया में जो आपने बोला ना फेक प्रोटीन बहुत ज्यादा बिकते हैं, तो उसने ये पॉइंट आउट किया है कि 2-3 हजार 1500 का प्रोटीन मिल ही नहीं सकता। देखो, जो ऑनलाइन मार्केट है ना, वो प्योरली एंगेजमेंट बेस है। मतलब एंगेजमेंट बेस मतलब कि जो ऑडियंस सुनना चाहती है, ठीक है। ऑनलाइन में ट्रांसपेरेंसी मिलना आज की डेट में बहुत ज्यादा मुश्किल है कि आपको कोई कंटेंट मिल रहा है पर उसकी उतनी डीप रिसर्च या बंदा खुद भी उसमें इतना इन्वॉल्व है, ठीक है। अब जैसे मान के चलो, आज की डेट में फिटनेस का बचा क्या है, आप नीचे किसी से चैनल बनवा सकते हो, हाँ, 1000-2000 बंदा तो वो भी गांज लेगा कुछ बोल के कि ऐसे नहीं होता। वह इतनी बड़ी इंडिया में पॉपुलेशन है, आप कुछ भी बोल लो तो 1000 बंदा तो आपको चलते फिरते ही आपके साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑनलाइन में मैं वही बोलता हूं कि जो बड़ी सिटीज हैं, देखो उनमें इस चीज का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, तो वहां पे कई बारी दिक्कत नहीं आती। पर जैसे जहाँ पे अभी ये जिम या ये कल्चर अभी आया नहीं है, तो कई बारी उधर ध्यान देना पड़ता है। बाकी फेक तो हर जगह है, कल्ला बड़ा छोटे का मैटर नहीं है, पर बड़ी सिटी में कम से कम आपके सोर्सेज ज्यादा है, अब अगर अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो थोड़ा फर्क उससे पड़ जाता है। प्रोटीन के बारे में बताया, आप क्रिएटिन के बारे में बता सकते हैं कुछ? क्रिएटिन भी यही है कि अगर आप
5 ग्राम 4 ग्राम लो तो वो सेफ है। कई क्रिएटिन को लोड करते हैं, जैसे वो ज्यादा क्रिएटिन लेंगे क्योंकि क्रिएटिन वाटर रिटेंशन करता है। वो मैंने बड़ी बार सुना है, ये थोड़े लोगों से ना लोड करते हैं, वो क्या सिस्टम होता है लोड करने का? मतलब जैसे आप देखो कि क्रिएटिन का काम है एटीपी जनरेट करना, मतलब बॉडी में, सिंपल भाषा में बोलूं तो एनर्जी देना। क्रिएटिन का काम है कि वो वाटर रिटेंशन करता है, शरीर में पानी को रोकता है, ठीक है। मसल नहीं, मसल अलग चीज है। जैसे हम बोलते हैं ना पानी है 70% शरीर में, 72% पानी। हाँ, तो वो क्या करता है, बॉडी में पानी को फ्लश नहीं होने देता, होल्ड करता है। तो जब बंदा बोलता है मैं लोड कर रहा हूँ, लोड कर रहा हूँ, तो वो कुछ दिन क्या होता है, उसकी बॉडी में वाटर रिटेंशन हो जाती है। मतलब गुब्बारा है, आपने अंदर पानी भर दिया, तो उसको लगता है मैंने लोड कर लिया, तो क्रिएटिन ने असर कर दिया, तो उसको वो फुलावट फील होती है। जब वो क्रिएटिन बंद करता है या छोड़ता है, फिर एकदम से वो सारा पानी निकलता है और वो श्रिंक हो जाता है। फिर उसको लगता है कि यार क्रिएटिन मैंने खाया तो मैं फूल गया, अब मैं क्रिएटिन नहीं खा रहा तो इसने तो मेरे को सुखा दिया। पर जैसे मैं ये बोलता हूं कि कोई भी एक चीज आदमी को ग्रो करने के लिए नहीं बनी, सारी चीज का कॉम्बिनेशन है। अगर आप समझोगे तो वो आपको फायदा देगा। हाँ, अगर आप नहीं समझोगे, और थोड़ा जिम लाइन है, कई बारी बंदा इसमें इम्पेशेंट हो जाता है क्योंकि रिजल्ट तो सबको जल्दी चाहिए। आज मैं आपको पेशेंस पे लेक्चर दे रहा हूँ, शुरुआत मेरी भी इम्पेशेंस से ही हुई थी, ठीक है। बंदे में, हर बंदे को होता है मैं जल्दी करूं, पर जैसे जैसे आप अपनी फील्ड में और टाइम देते हो और समझते हो, तो आप ये समझ जाते हो कि चाहे आपकी फील्ड है या कोई भी चीज, आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा उसके साथ। तो इसलिए मैं जैसे बोलता हूं कि पहले हाँ बैलेंस में होना चाहिए। अगर आप एक चीज को प्रायोरिटाइज करोगे कि यार ये मैं खाऊं, तगड़ा हो जाऊं, जैसे अगर नया कोई आ रहा है, वो दूसरे को देख के उतना ही नहीं ले सकता है प्रोटीन क्रिएटिन, कुछ भी नहीं भाई, तो वो बैलेंस में है। कुछ भी नहीं। अब दूसरे के देखने के चक्कर में तो आदमी आजकल दिक्कत में है। हाँ, ये बात यहाँ बहुत ज्यादा होता है चंबा में। चाहे वो जिम में हो चाहे बाहर, यही तो फर्क है। जिस दिन ये वाला फैक्टर क्लियर हो गया, तो जो भी लड़का लड़की जिस भी फील्ड में है वो अपना पूरा रिजल्ट लेंगे। हाँ, बंदा अपने को समझने में नहीं टाइम वेस्ट करता, वो बाहर समझने में टाइम वेस्ट कर रहा होता है पहले। हाँ, तो आप पहले एक अपना सिस्टम समझो, अपनी बॉडी को, आपको किस नॉलेज को सोर्स करना है दिमाग में। आज की डेट में इतना कंटेंट है कि आपको पता ही नहीं है मैंने दिमाग में सोर्स क्या करना है, ठीक है। जितनी छोटी एज होगी उतनी उसकी उस नॉलेज को सोर्स करने की डिसीजन मेकिंग कम होगी। तो इन चीजों पे पहले ध्यान देना है, क्योंकि इस तरीके से अगर आप शुरुआत अपनी करोगे तो आगे आप डिजास्टर करोगे। हाँ, तो इसलिए ये जो जिम में आपके यहाँ भी आते होंगे, लड़के भी आते होंगे, जो कॉमन मिस्टेक जो आजकल जो यूथ कर रहा है, सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक अभी जो यूथ कर रहा है वो, कि खासकर चंबा का, कि वो ये भूल गया कि इससे पीछे के टाइम में कितनी कम जिम फैसिलिटीज थी, फिर भी लोग अपना करते थे। आज की डेट में पेरेंट्स डाइट भी अवेलेबल कराते हैं, सप्लीमेंटेशन भी अवेलेबल कराते हैं, जो मेरे को बुरा लगता है, और जिम की भी अच्छे से अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं, पर बच्चा उतना आउटपुट ही नहीं ले पाता, ठीक है। तो वो मेरे को जैसे बुरा फील होता है कि हमने वो लास्ट पोटेंशियल, मतलब कि मान के चलो अब आपके पास सारा रिसोर्स है और वो सिर्फ आपने अपनी खुद की बॉडी पे लगाना है, तो वो उस चीज की वैल्यू ही नहीं करते। तो मतलब अगर मैं अपने से पीछे जनरेशन देख लूं तो उन्होंने बड़ा ही ज्यादा मुश्किल टाइम देखा है। आप अपनी मदर फादर दादू दादी से पूछ लो तो वो समय ही अलग है, उसमें तो हम टिक भी नहीं पाएंगे, यहाँ 1 साल नहीं टिक पाएंगे। तो आप आज अपनी जिंदगी के हिसाब से राजयोग देख रहे हो, ठीक है।
मैं अपने टाइम के हिसाब से, तो हमें कम से कम ये समझना, बाहर का छोड़ना चाहिए कि अभी की बाहर क्या है, पर अगर हम ये भी देखें ना कि हमारी पिछली जनरेशन ने भी कितना टफ टाइम देख के चीजें बनाई हैं, तो हमें हमें तो जिम में सारा कुछ मिल रहा है, डाइट मिल रही है, घर में खाने की कोई रोक नहीं है कि जितना मर्जी खाओ, और खाने लगो तो घर वाले तो इतना खुश हो जाते हैं कि वो बार बार 10 चीजें भी ले आते हैं। अगर आप चिप्स कोल्ड ड्रिंक छोड़ के बादाम अखरोट फ्रूट्स खाओ, चिकन अंडा खाओ, जो भी अच्छी चीज खाओ, तो ये भाई वैल्यू करने की बात है। क्योंकि मशीनरी वाइज देख लो, किसी भी चीज वाइज देख लो, तो अब पेरेंट्स बड़े ज्यादा कोऑपरेटिव हैं। मेरे पास कई पेरेंट्स आते हैं तो उनकी बातों में कोऑपरेशन है कि वो अपने बच्चों के साथ पूरा कोऑपरेट करते हैं जिम में, और मैं तो आज की डेट में भी सल्यूट करता हूँ ऐसे पेरेंट्स को कि कईयों की इतनी कोऑपरेशन है कि वो तो बस अपने बच्चों को बोलते हैं कि तू अपनी ट्रेनिंग में ध्यान दे। कोई उन्होंने बॉडी बिल्डर नहीं बनाने हैं, हाँ, पर वो चाहते हैं कि बच्चे की एक मेंटल स्ट्रेंथ तो बने। डिसिप्लिन में चाहे आपको कुछ और मिले नहीं मिले, खोपड़ा तो मजबूत हो रहा है। हाँ, चाहे आज अच्छा टाइम कल बुरा टाइम, तो टाइम में काम तो पहले खोपड़ा आएगा। हाँ हाँ हाँ। तो कई पेरेंट्स को ये नहीं है कि वो बड़े मसल बनाए, ठीक है, पर उनको है कि वो डिसिप्लिन में रहे, खाने में थोड़ा ध्यान दें। जो खाने में ध्यान देगा ऑटोमेटिकली वो कम पार्टियां करेगा। जो डिसिप्लिन में ध्यान देगा, अगर एक नॉर्मल बंदा है, अगर उसका डिसिप्लिन थोड़ा वीक है, अगर वो महीने में 10 पार्टी कर रहा है, तो जिसका डिसिप्लिन अच्छा है वो 2 पार्टी करेगा, तो बॉडी को कम डैमेज देगा ना वो। हाँ, देखो इन दी एंड बात तो डैमेज कंट्रोल की है, ठीक है। जीने मरने का तो फॉर्मूला किसी के पास नहीं है कि मैं बोलूं कि मैं ये बताऊं तो ऐसे हो जाएगा। मेरे पास, मतलब मेरे को तो वो नहीं लगता कुछ, पर मैं यही बोलता हूं कि एक कला यही ऐसा सोर्स है जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में तो फर्क पड़ेगा। हाँ, और ये प्रैक्टिसेस हम अपने इलाके में आराम से कर सकते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं, शांत इलाके हैं, सब कुछ हमें पास में अवेलेबल है। मैं जिम में कईयों को बोलता हूँ, मैं भाई अगर चंबे रही कि नहीं बनी ना बॉडी, बाहर तो बननी नहीं ना। हाँ, क्योंकि अगर इतने कम रिसोर्सेज में आप, जब आपको नहीं ज्यादा चटक मटक दिख रहा, अगर आप यहाँ पे ध्यान नहीं लगा, यहाँ तो क्लब वगैरह भी नहीं है, बाहर देखो क्लब वगैरह कितने रात को भाई। क्लब सोच लो, फूड कार्ट कितनी है कि बंदा चलते चलते ही, कई बार बंदा जिम में उधर से नीचे उतरता है और मोमो ही खा लेता है, ठीक है। जोमेटो स्विगी, मतलब कोई अभी इतना एक्सपोजर नहीं है, कम एक्सपोजर में ही तो बॉडी बनती है, ठीक है। शरीर वाले का काम तो ज्यादा एक्सपोजर में है ही नहीं, वो क्या करेगा ज्यादा एक्सपोजर में। तो मैं जैसे बोलता हूँ कि जो बॉडी या अपने शरीर को बना रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं, अच्छा रखना चाह रहे हैं, तो वो चंबा को तो एक ब्लेसिंग समझो, क्योंकि चंबा उस मामले में ब्लेसिंग है। सब कुछ पास में है। कई बार आप बाहर जिम जाते हो भाई, 2-2 घंटे तो आपको सिर्फ ट्रैफिक में ही लग जाते हैं, ठीक है। इतनी मेरे साथ तो ये ट्रॉमा 3-4 साल चला, एक साइड का गेड़ा जिसका 10 मिनट का रास्ता है, कई बार 2-2 घंटे लग जाने, फिर भी जिम पहुंचना और उसी एंथुजियाज्म से एक्सरसाइज करनी, बिना किसी कंप्लेंट को दिमाग में रखे कि यार मेरे साथ ये हुआ। हाँ, तो ये मैं कोई बहादुरी नहीं कर रहा, पर एक रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ कि थोड़ा बंदे को रिलेट हो जाए कि मुद्दा है क्या। हाँ, कुछ दिन जैसे कंटिन्यू जिम जा रहे हैं, तो कुछ दिन के बाद जो थोड़े पर्सन है वो छोड़ देते हैं, तो उसके लिए बताओ, जैसे थोड़े दिन छोड़ देते हैं, उसकी कंटिन्यू कैसे मोटिवेट रहे आगे तक। कंटिन्यू बस वही कि जैसे ये थोड़ा कॉमन फेज भी हो गया है आजकल कि जैसे ब्रश करने के लिए कोई मोटिवेशन चाहिए, पोटी के लिए, खाने के लिए, ठीक है, नहाने के लिए, सर्दी में भी नहाता है ना बंदा सुबह, तो अब उसमें कौन सी मोटिवेशन चाहिए। अब आप अपनी बॉडी को ट्रेन करोगे तो बॉडी ही तो आपका पहला सोर्स है, जो आपको जो भी आप सोचते हो वहां तक चलाएगा, ठीक है। जिसकी बॉडी में फटीग कम हो रही है दिन भर, वही अपनी जॉब में भी अच्छी परफॉर्मेंस देगा ना। अब मान के चलो
किसी इंसान का शरीर ही सुबह टूटा उठ रहा है, वो जब अपनी ड्यूटी पे बैठेगा तो उसको कहीं ना कहीं फोकस करने में दिक्कत तो आएगी ना। अगर वही बंदा अगर कम फटीग में बैठेगा तो वो काम भी दुगना निकालेगा ना। हाँ, अब अगर मैं अपनी एनर्जी पे ध्यान रखता हूं तो मैं जिम में 7 घंटे बोलता रहता हूं। अगर मेरे में एनर्जी नहीं होगी, अगर मैं अपना रख रखाव नहीं रखूं और मैं ही एकदम से डाउन पड़ा हूं, तो मैं जो अपने पास लड़के लड़कियां आ रहे हैं उनको मैं पिक कैसे करूंगा, उठाऊंगा? कोच है सोलर चार्ज, कोच से एनर्जी लेती है दुनिया। ठीक है, कोच के पास जो आएगा कोच से वो चार्ज होगा, उसकी बातों से वो चार्ज होगा, उसकी जोश और जज्बे से वो चार्ज होगा। तो कोचिंग तो वैसे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरे लिए खुद बन चुकी है। ठीक है, अगर मैं बताऊं तो, क्योंकि रोज आपको एक सूरज की तरह जलना पड़ता है, क्योंकि वो ले रहे हैं एनर्जी आपसे, आप थोड़ी ना उनसे ले रहे हो। हाँ, तो आपको अपना खुद की मेंटेनेंस इतनी रखनी पड़ती है कि जो 6-7-8 घंटे हों वो उनके लिए डिवोटेड हो। डिवोटेड मतलब ये नहीं कि उनको रगड़ी लगी है, उनकी प्रॉब्लम्स के लिए। कई बार साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कई बार फिजिकल है, कई बार इमोशनल प्रॉब्लम है। अब 17-18 साल का बच्चा अगर मान के चलो, अगर उसको कोई इमोशनल चीज हिट कर रही है, उस बच्चे का थोड़ी ना जिम में ध्यान लगेगा। एक हाउस होल्डिंग है, उसकी फैमिली में अभी उसको टाइम नहीं मिल रहा एक्सरसाइज के लिए, तो उसका जिम में थोड़ी ना ध्यान लगेगा। उनको तो टाइम भी देखना। एक वर्किंग है, किसी ने अपने बच्चों को ट्यूशन से लाना है, किसी ने अभी बारगा ग्राउंड में पहुंचाना है। हाँ, तो है कि जैसे अगर, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरा खुद का भी शरीर टूटता है जब इतनी एग्रेसिव आप रहते हो, पर मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं मंडे से सैटरडे जितनी देर भी मैं जिम में प्रेजेंट हूं ना, तो मैं झोंक दूं। हाँ, मैं इनसे बात करूं, वही जैसे आज आप मैं बात कर रहे हैं जिम के बारे में, तो उनकी क्वेरी क्लियर करूं ताकि इनका टाइम बचे। टाइम वेस्ट किसका होता है? यूथ का। हाँ, अब जो अब मैं हूं, अब मैं एक कोच हूं, तो अब मेरी सच्चाई सेट है ना लाइफ की, कि हाँ, मेरी आइडेंटिटी तो सेट है ना कि अब ये देवशीष को कोच चाहिए, जिम सिखाता है अभी लड़कों को। तो इन लड़कों की अभी आइडेंटिटी बनने का टाइम है। ठीक है, वो इनको कुदरत देगी, वो मैं नहीं दे सकता, पर मैं इनको कंटेन कर सकता हूँ। भाई उसी के बारे में जैसे आपने बोला कि जिम करके साइकोलॉजी जो मेंटल हेल्थ है, आपके हिसाब से जिम करके कहाँ मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है किसी पर्सन की? देखो, जिम करके मेंटल हेल्थ नहीं इंप्रूव होती, पर जब तक आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव नहीं हुई है ना, जिम आपका सहारा बन जाता है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए पहले उस इंडिविजुअल को उस उम्र में वो काम करना पड़ेगा जो उसको करना चाहिए। मेंटल हेल्थ खराब क्यों हो रही है? जिसकी पढ़ाई की उम्र है वो पढ़ नहीं रहा, जिसकी नौकरी की उम्र है वो नौकरी नहीं कर रहा, जिसकी काम करने की उम्र है वो काम नहीं कर रहा, जिसकी अब ये उम्र है कि वो आराम से बैठे वो बैठ नहीं रहा। ठीक है, हर उम्र का एक सिलेबस है। जब हम स्कूल में थे तो अलग जिंदगी का सिलेबस था, कॉलेज में अलग। अब जैसे आप प्रोफेशनली अपने को इसमें चला रहे हो तो अब अलग सिलेबस है। जो अपनी उम्र का सिलेबस पढ़ रहा है, ठीक है, उसको जब जिंदगी में ऊपर नीचे टाइम आ भी रहा है तो उसकी स्माइल बनी हुई है। जो अपना सिलेबस नहीं पढ़ रहा, रोज उससे बचने की कोशिश कर रहा है कि एक दिन और निकल जाए, एक दिन और निकल जाए, एक दिन और निकल जाए, उसके अंदर कहीं ना कहीं दबाव तो बनेगा। है तो इंसानी शरीर, अब मेरा भी शरीर है, अगर मैं ज्यादा टेंशन लूंगा तो मेरे अंदर दबाव तो बनेगा ना। आज नहीं निकलेगा, 10 दिन बाद निकल जाएगा। ठीक है ना? तो हम सब एक लिमिटेड कैपेबिलिटीज रखते हैं ना, तो उस प्रेशर को जब बंदा मेंटेन रखेगा तो उसकी मैक्सिमम मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी। ठीक है, मेंटल हेल्थ तब ठीक नहीं है जब आपके एक्शन नहीं है कुछ उसके प्रति। जब एक्शन हो गया तो टाइम के साथ वो हील हो जाती है। अब मैं
अभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट जाऊं तो मेरी मेंटल हेल्थ भी साल बाद खराब हो जाएगी, क्योंकि मेरी अभी जो जॉब है वो अगर मैं पूरी नहीं करूंगा तो मेरी मेंटल हेल्थ कैसे ठीक रहेगी। ठीक है, तो बस इसका सिंपल सा फंडा है कि जो सिलेबस जिस उम्र का है वो पढ़ लो टाइम टाइम से। एक सिलेबस में ज्यादा साल मत लगाओ ताकि अगला और पाइलअप हो जाए और पाइलअप हो जाए। तो अपना सिलेबस पढ़ते रहो, उस पे काम करते रहो, रोज छोटा छोटा स्टेप लेते रहो और आपकी मेंटल हेल्थ टाइम के साथ इंप्रूव हो जाएगी। भैया आपने कोचिंग के आपने बोला इतने साल हो गए मुझे कोचिंग देते हुए, थ्रू आउट द जर्नी आपको जितने साल हो गए आपने बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस भी करवाई होंगी। एक जो ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके हार्ट के बहुत के करीब है, जो आपने इमोशनल कर दिया आपको, या जिस पे या फिर आपने बहुत ज्यादा वर्क किया, उसने सेम टू सेम रिजल्ट जो आपने एक्सेप्ट किए वो लेके आए हो? अभी तक अगर आप मेरे से कोई ट्रांसफॉर्मेशन पूछो तो वो अभी जो मैंने अगर मैं आपको बताऊं तो वो है नीतू भाई जो पुलिस में है, नितेंद्र पॉल है उनका नाम, ठीक है, वो चंबा पुलिस में है। वो जब मेरे पास आए थे तो उनकी बॉडी की कंडीशन काफी ज्यादा बस वही ऐसे जो रखते हैं, तो बॉडी की कंडीशन ना बड़ी ज्यादा उनकी खराब थी। पर उन्होंने 2-3 साल में कल्ली बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं की अपनी, पर जिन सर्कमस्टांसिस में अपने आप को चला के रखा, कुछ उनके पर्सनल इशू है वो मैं इधर आपको नहीं बता सकता, तो वो मेरे लिए बड़ा खुश नसीबी थी कि मैंने एक्सपीरियंस किया कि इतने कई बारी टफ हालात में भी आदमी कैसे चल लेता है वही। हाँ, तो उनका वो फेस देखना, और तब आप देखते हो कि फिर भी बंदा लगा हुआ है, लगा चलो नीट अपने आप को तोड़ा, तो वो इसलिए उनकी ट्रांसफॉर्मेशन अभी मेरे दिल के क्लोज है। हाँ, कि क्योंकि उनकी स्टोरी हमने थोड़ी देखी भी रोज ना, तो आपको ज्यादा समझ में आता है कि बंदे के साथ चल क्या रहा है। अब जैसे आप फोन पे तो किसी की भी स्टोरी सुन लो, पर कोई अगर आपका दोस्त, कोई जानकार, कोई बड़ा छोटा आपके सामने बार बार गड्ढे पे गिर के फिर उठाओ ना, हाँ, तो आपको वो इंस्पायर जरूर करता बंदा कि नहीं यार। अब मैंने बोला ना, फोन वाली इंस्पिरेशन बंदा भूल जाता है, लाइव नहीं भूलता। लाइव बंदा ना उसको उम्र भर बंदे को याद या जो आज तक की आपकी कोचिंग लाइन में या अदर पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी जो आपकी जो अचीवमेंट रही हो जिस पे आप प्राउड किया हो, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो फैमिली के लिए हो, दोस्तों के लिए हो, चाहे अपनी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना हो कि मैं अपने फैमिली के लिए ये किया, या कुछ भी हो? अचीवमेंट तो नहीं, पर हाँ इस चीज की थोड़ी सेटिस्फेक्शन जरूर रहती है कि अगर मेरे मदर ने मेरे पे इन्वेस्ट किया तो मैं कम से कम उस चीज का मूल्य चुकाने के रास्ते पे चल पड़ा हूं। और जिस दिन ये चीज को मैं और पूरा करूंगा तो मेरे हिसाब से वो मेरी ज्यादा बड़ी अचीवमेंट होगी। प्रोफेशनल अचीवमेंट तो मालिक के हाथ में। ठीक है, कई बार आप अपनी तैयारी बेस्ट करते हो, आपको रिजल्ट नहीं वैसा आता, कई बार आप उतनी तैयारी नहीं भी करते, आपको रिजल्ट आ जाता है, तो वो कुदरत देती है। ठीक है, नाम कुदरत देती है। हाँ, पर जो इन्वेस्टमेंट असली आपने देखी होती है वो आपके पेरेंट्स की होती है। हाँ, तो अगर आप वो समझ के करोगे तो फिर आपको मजा भी आएगा करने का। ये बात है। ये आपको इंजरी के बारे में बताएंगे? आपको भी थ्रू आउट द करियर इंजरी रही होंगी, चाहे बॉडी बिल्डिंग हो चाहे नॉर्मल फिटनेस की इंजरी हो, तो उस पे इंजरी कैसे थोड़ा इस मामले में थोड़ा ये प्रिकॉशन कैसे ले सके, या प्रिकॉशन भाई सबसे बड़ी बात है ईगो। सही बात है, यहाँ चंबा में तो बहुत है, हर जगह जिम में ईगो करनी नहीं। सही बात है, उसने 10 उठाया तो मैं 20 उठाऊंगा। सही बात है। जब ईगो आ जाती है तो स्पीड बढ़ जाती है,
जब स्पीड बढ़ेगी तो मार्जिन ऑफ एरर कम हो जाएगा, फिर आप थोड़ा भी एरर करोगे तो हो सकता है आपको गेड़े में आ जाओ। तो सबसे बड़ी चीज यही है। मैं आज जिम में ट्रेन करता हूं, कई मेरे से ज्यादा लिफ्ट करते हैं, नीतू भाई मेरे से ज्यादा कितना लिफ्ट करते हैं। तो मैं कभी ये थोड़ी ना कि उन्होंने बेंच छोड़ा और मैं आके चढ़ गया कि मैं बताता हूं ना। आपने अपना 1% बेटर रोज करना है। मैंने वही बोला, जब आप अपने से बाहर गए फिर इंजरी होएगी होएगी। ये जो आपने अभी तक जो फिटनेस लाइन से एक बिगेस्ट लेसन सीखा है अपनी लाइफ के बारे में? फिटनेस लाइन से सबसे बड़ा लेसन मैंने ये सीखा कि मेहनत का फल मिलता है। तो यह थोड़े जिम में जो मिथ होते हैं उनके बारे में बात करेंगे हम। आप बताना चाहिए जो मैक्सिमम जो पेरेंट्स होते हैं जी, हिमाचल के, चंबा के रख लो, चंबा के जो पेरेंट्स है कि आपने जिम ज्वाइन नहीं करनी है, अभी 18 के बाद करनी है तो आपकी हाइट रुक जाएगी। सबसे बड़ा मिथ यही है यहाँ लोगों में कि अगर आप जिम जाओगे तो आपकी हाइट रुक जाएगी। उसके बारे में आप बताओ पेरेंट्स को। हाइट का सारा रिलेशन जेनेटिकली है, और वैसे रिसर्चेज ये भी बोलती हैं कि अगर आप जिम जाओगे तो हाइट बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो बॉडी जो है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। ग्रोथ हार्मोन एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है हम सब की ग्रोइंग एज में। अगर उसको एलिवेट करना आपको अच्छा आ गया तो हाइट क्या, ओवरऑल स्ट्रक्चर भी, बोन डेंसिटी भी अच्छी होती है बंदे की। हाँ, तो उल्टा वेट ट्रेनिंग और अच्छा फूड आप बच्चे को छोटी उम्र से दोगे तो मेरे को ये लगता है कि जो आपका बच्चा है वो आपसे ज्यादा लंबा होगा। हाँ, अगर हाँ उसको छोटी एज में विगरस जॉइंट्स पे उसके प्रेशर मत डालो, जैसे हैवी स्क्वाट्स, हैवी डेडलिफ्ट, हैवी मिलिट्री प्रेस, हैवी बेंच प्रेस। ये चीजें अभी 14-15 साल का लड़का अभी अवॉइड करे, या करे भी तो बड़ी अच्छी सर्वेलेंस में करे जहां उसको पूरा उस पर नजर हो, और अगर कोई इंजरी हो भी जाए तो उसके रिगार्डिंग वहां पे उतनी फैसिलिटी अवेलेबल हो कि हाँ बच्चे की रिकवरी जल्दी हो जाए। तो वो थोड़ा अभी जो है वो ट्रिकी फैक्टर मेरे को लगता है। हाँ, वरना अगर ये सारी चीजें अवेलेबल हो तो बंदा। ये आपके भी यहाँ चंबा में देखा होगा, अपनी जिम में देखो लड़कियां बहुत कम आती हैं यहाँ जिम, फिटनेस लाइन में बहुत है कम चंबा में। वो उनका मिथ ये है सबसे बड़ा कि अगर हम जिम जाएंगी तो हम बल्की हो जाएंगे। बल्कि या लीन तो सिर्फ डाइट से होंगे। ठीक है, अगर आप जिम जा रहे हो और आप खाना जंक ज्यादा खा रहे हो, खाना अच्छा नहीं खा रहे, तो आप बल्की होंगे। पर अगर आप खाने का ध्यान रखोगे थोड़ा तो लड़कियां भी अच्छी शेप ले सकती हैं। लड़कियां भी, और कई कई बारी मैंने लड़कियां ज्यादा मेहनती देखी। लड़कियां सीरियस भी ज्यादा होती हैं, जो सीरियस होती हैं वो फिर लड़कियां सीरियस भी पूरी होंगी, डाइट भी मिस नहीं करेंगी, फिर पक्की होती है लड़की। वे जो वेट लिफ्ट करते हैं तो आपके हिसाब से कितना एक इंसान को नॉर्मल बॉडी वेट उठाना चाहिए? क्योंकि थोड़े हैवी उठाते हैं, थोड़े कम उठाते हैं, तो नॉर्मल वेट जो ठीक रहेगा। देखो, बेसिक पैरामीटर तो ये है कि अगर आप अपनी स्ट्रेंथ जितना, वेट जितना, जो आपका बॉडी वेट, अगर आप उतनी वेट मार लेते हो तो आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है। ठीक है, बेस जो है। बाकी कितना उठाना चाहिए वो भी मैं यही बोलता हूं कि अपनी कुछ चीजों में अपनी कमान खुद लेनी। जितनी जल्दी अपनी कमान लोगे उतनी जल्दी गलतियां कम होंगी। तो वेट वो जो आपको फील हो रहा है, किसी दिन आपको नहीं अच्छा फील होता, आपको नहीं जान लग रही है, तो मत लिफ्ट करो ज्यादा, बॉडी को पंप करो और अपना चले जाओ। जिस दिन आपको लग रहा है आज मेरे में मैं सोया अच्छा हूं, खाया अच्छा है, उस दिन थोड़ी अपनी अच्छी लिफ्ट भी ले लो, 1-2, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब बंदा अच्छी लिफ्ट मारता है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बस उस हिसाब से अपना बंदा मैनेज करे तो ज्यादा अच्छा। और एक मिथ ये भी भाई कि फैट लॉस विदाउट जिम नहीं हो सकता। फैट लॉस विदाउट डाइट नहीं हो सकता। हाँ, बिना डाइट के चाहे आप जिम भी करो तब भी फैट लॉस। मेरे पास अगर
100 फैट लॉस के लिए आया होगा तो 5 नहीं किया। रेशो तो यही है भाई, 90-95% बंदा बीच में छोड़ेगा। ये गैप धीरे धीरे कम होगा। हो सकता है 10-15-20 साल बाद ये 50-50 रह जाए कि 50-100 लोग आ रहे हैं तो 50 कर जा रहे हैं, 50 नहीं कर रहे। तो आपने भी जिम में कोई मिथ सुना होगा, कोई जो यूजुअली लड़के डिस्कस करते रहते हैं, आपने सुना होगा? बड़े सारे मिथ हैं, मतलब अभी तो मिथ ही ज्यादा लगते हैं कि ज्यादा मिथ है। अभी वैसे सवाल कम आए हैं मेरे पास, जैसे मतलब जो आने चाहिए ना। हाँ। तो भैया, आपने ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग, इन दोनों में से जो आप बेटर प्रेफर करते हैं? ऑफलाइन कोचिंग, क्योंकि अब देखो हमारे जैसा बंदा ऑनलाइन कोचिंग लेगा तो वो उससे कुछ आउटपुट भी निकाल पाएगा। अब एक बिगनर दो अभी इतना या कोई इंटरमीडिएट है, मेरे हिसाब से वो ऑनलाइन कोचिंग से उतना आउटपुट नहीं ले पाता, क्योंकि उसको शुरू में गाइडेंस से ज्यादा ना पुश चाहिए। उसको पुश चाहिए कि रोज आके उसको कोई पुश करे, उसको उसकी लिमिट ब्रेक करना सिखाए कि कैसे धीरे धीरे अपनी लिमिट भी ब्रेक करनी। तो वो फर्क है कि ऑनलाइन में सपोर्ट कई बार उतना नहीं मिल पाता, क्योंकि जो बंदा दूर है उसकी अपनी प्रायोरिटीज हैं, उसकी भी फैमिली है, उसका भी सुख दुख है, उसका भी सारा सर्कल है। तो कई बार हो सकता है मौके पे आपको उसकी अर्जेंट जरूरत है और वो अवेलेबल नहीं हो। हाँ, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग कौन ले रहा है, उसकी अपनी साइंटिफिक नॉलेज कैसी है, वो भी डिपेंड करता है ना। अब जब आपकी अभी उतनी उस तरीके की चीजों को समझने की वो नहीं है, तो वो कोच से आप उतना फायदा नहीं ले सकते ना। हाँ, अब मैंने अगर ऑनलाइन कोचिंग से बॉडी बिल्डिंग शुरू की होती तो मेरे को लगता है शायद मेरा कैरियर ही नहीं बनता। हाँ, अगर आज मैं बीच में अपने कोच से ही ऑनलाइन भी कर लूंगा तो मैं यहां भी अपनी तैयारी कर लूंगा, पर उसके लिए मैंने 6-7 साल फील्ड में दिए ना पहले। हाँ, पहले फील्ड में दिए ना। अब जैसे आपने फील्ड में कोई काम सीखा, उसके बाद अगर आप वो घर में भी शुरू कर लोगे तो आपको वो दिक्कत नहीं आएगी ना जो एक नए लड़के को आई। हाँ, हाँ, फिर आप उससे जितना भी आ रहा है उससे आउटपुट ले सकते हो ना। हाँ, आउटपुट मेन तो है। देखो अब आउटपुट लेने की बात है ना, चाहे आप ग्राउंड फील्ड पे ले लो, फोन पे ले लो, पर वो अगली पार्टी कौन है, ठीक है। हाँ, तो उस पे बड़ा डिपेंड करता है। ये जो मेरा अगला टॉपिक है वो बहुत फेमस टॉपिक है, वो पूरे सोशल मीडिया में सबसे फेमस टॉपिक है, स्टेरॉइड्स के बारे में। तो उसके बारे में आप बताना चाहो कि वो कब लिए जाते हैं, किन को लेना चाहिए, नॉर्मल जिम जो करते हैं उनको लेना चाहिए, बॉडी बिल्डिंग जो करते हैं उनको कितना, मतलब कुछ भी बताना चाहिए आप उसके बारे में? देखो, जो स्टीरॉयड का टॉपिक है वो पहले तो आपने बड़ा अच्छा किया ये सवाल कर लिया, क्योंकि सबसे ज्यादा जो अभी यूथ इन्वॉल्व है वो स्टीरॉयड और इसके टॉपिक की कैलकुलेशन में इन्वॉल्व है। देखो, मैं तो यही बोलता हूं, जिस बंदे ने बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है वो इसको टच ही ना करे, ठीक है। अब कोई बोलता है स्टीरॉयड जानलेवा है, बिल्कुल जानलेवा है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हार्मोन्स हैं जो हम अपनी बॉडी में ले रहे हैं, और अगर इसमें बॉडी के कोई ऑर्गन में थोड़ा भी कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो आप प्रॉब्लम में भी आ सकते हो, ठीक है। और फिर वही बात आ जाती है, अब जहां इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे प्रॉब्लम के साथ डील करने का सॉल्यूशन है, पर जहां सॉल्यूशन ही नहीं है अभी और वहां आप ले रहे हो, तो अगर आपको कभी मौके पे सर्विलेंस चाहिए तो आप लेट हो सकते हो ना। अब आप बोलो कि कोई दिल्ली गुड़गांव में तो सारे ले रहे हैं, तो उनमें कई लोग इतने सक्षम भी हैं कि वो मौके पे
बचाने के लिए हॉस्पिटल में 5-10 लाख खर्च भी देंगे, है ना। यहाँ तो बिल्कुल अगर एकदम से कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग दिक्कत आ जाए तो एकदम से इतना कई बारी अगर बच्चे पे लगाना पड़ जाए, और वो भी कई बारी बिना मतलब का ही होगा ना वो। हाँ, तो मैं तो इसलिए बोलता हूँ, देखो लाइफ में कल देखो रिस्क तो हर चीज में, अब आप रोड पे जाओगे वो भी है, पर कुछ चीजें होती हैं जिनमें मेरे को लगता है कि हमें मजाक में नहीं लेनी चाहिए। हाँ, या अगर आपको सच्ची में पूरा पता नहीं है तो आपको उसके बारे में ज्यादा अच्छा बुरा या उसको ज्यादा डिस्कस ही नहीं करना चाहिए, ताकि वो लोगों, कई बार क्या होता है किसी चीज को बुरा भी बोलते हो ना, तब भी वो किसी के कान में तो जा रही है। अगर उसमें भी 100 ने 90 ने नहीं लेंगे तो 10 तो सोचेंगे यार एक बार ट्राई तो करते हैं, ये बोल रहा है ऐसे है। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि हम तो इस चीज को नेगेटिवली भी ज्यादा प्रमोट ना करें, ताकि अब जैसे हमारा टाइम था तो स्टीरॉयड के नाम तब बिल्कुल नहीं होते थे, तो शायद ये वही वजह है कि इतने साल हम नॉर्मल भी जिम कर गए, तब भी हम पूरे चटकू बने होते फोन से देख के, अभी जैसे अभी बनता बंदा, तो क्या पता हमने अभी तक अपनी बॉडी डैमेज कर ली होती, तो पता थोड़ी ना होता है। तो मैं तो सबको यही बोलता हूं, देखो जो कॉम्पिटिटिव है या जो लड़के अभी कर भी रहे हैं, तो कहीं भी कर रहे हैं, चंबा में नहीं कहीं भी, तो वो पहले जो इस पे हैं वो अपना करें, कुछ साल सिर्फ अपनी फील्ड में अभी और दें ताकि उनको और डेप्थ मिले। हाँ, डैमेज कंट्रोल की, हाँ डैमेज कंट्रोल कैसे करना है। अगर मौके पे कोई बेहोश होके गिर जा रहा है, आपको पता ही नहीं लग रहा कि उसको अभी मौके पे हुआ क्या, तो आप क्या करोगे? ठीक है ना। फिलॉसफी मैंने बोला ना, हमारी तब तक ही है ना जब तक बॉर्डर पे जवान है, जिस दिन बॉर्डर से जवान हट जाए तो फिलॉसफी हमारी जीरो है। हाँ, तो बंदा तो बोली लगे, पर वो तभी तक बोली लगे ना जब तक देश के लिए कोई 365 दिन खड़ा है। जिस दिन वो हट गए तो हमारी फिलॉसफी मैटर करेगी, ये चैनल भी मैटर करेगा, मेरा जिम भी मैटर करेगा, कुछ मैटर नहीं करेगा। अगले तो सीधे होगा या मारो या मरो। हाँ, तो फिलॉसफी का क्या है? फिलॉसफी तो जब तक मैंने बोला ऊपर से बारूद गिर नहीं रहा तब तक फिलॉसफी बजी लगो। हाँ, पर मैं तो यही बोलता हूं, खासकर अब जैसे चंबा में रह रहा हूं तो अपने इलाके के लिए तो यही बोलता हूं कि भाइयों स्टीरॉयड को भी मत टच करो, जो कर रहे हैं वो अपना जरूर करें, अपनी मेहनत मारें, अपना लोहा मनवाएं आगे, ताकि सूबे का भी नाम हो। ठीक है, क्योंकि बाहर तो नाम होता ही है यार, जब आप करते हो कुछ तो आपकी जगह का। पर जो अभी इधर यूथ है उसको मत, क्योंकि ये बड़ा एक तो एक्सपेंसिव काम है, बॉडी की मॉनिटरिंग ही इतनी करनी पड़ती है कि महीने का 20-30 हजार खर्चा आ जाता है। ठीक है, तो एक्सपेंसिव बहुत है, और जब आप अच्छे लेवल पे कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग करते हो तो मंथ की कॉस्ट आपकी 2-2 लाख भी पहुंच जाती है अपने पे सिर्फ, जिसमें सिर्फ यही फूड, एनाबॉलिक सप्लीमेंट और ये सारा। तो मैंने तो ये सारा रास्ते नापे हुए हैं, इसीलिए आज अपनी पब्लिक को अवेयर कर दे रहा हूं कि भाइयों अभी छेड़खानी मत करो। ठीक है, और अगर सच्ची में कोई करना भी चाहता है तो वो बाहर जाए, वहां वही डेप्थ पकड़े, हाँ फिर अपना टाइम लगाए, फिर अपना अपना करे जो भी वो, पर अभी लोगों पे प्रैक्टिस ना करे, क्योंकि वो गैप बड़ा है अभी जो जिम लाइन को भी कवर करना है इंडिया में ही, कल्ले चंबा या हिमाचल में नहीं, इंडिया में भी बहुत बड़ा गैप कवर करना है। वो गैप कवर होगा फिर चाहे लड़के अपने पेरेंट्स के साथ या उन सब के साथ इन्वॉल्व हो जाएं, पर अभी मेरी यही कोशिश है कि बाहर का तो देखो आपके कंट्रोल में तो कुछ नहीं होता, पर एटलीस्ट अपना यूथ इन प्रैक्टिसेस में ना जाए। हाँ, और अब जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल दूं तो जब मैंने भी ये सब बॉडी बिल्डिंग शुरू की थी तो मैंने घर में सब सच बताया था कि इसमें क्या होता है, मतलब ट्रांसपेरेंसी पूरी थी फैमिली को। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि शायद ट्रांसपेरेंसी थी इसीलिए भगवान ने आज यहाँ बिठा भी दिया इसी बारे में बोलने के लिए, पर मैं तो यही बोलता हूँ यार। जो भैया आपने बोला स्टेरॉइड के लिए जो 3 चीजें जो
अगर आप ले ही रहे हैं किसी फोर्सफुली या आपको कोई कंपटीशन लड़ना है, 3 जो अगर आप बताना चाहो कि आप ले रहे हैं तो वो उस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ले रहे हो तो 3 सबसे पहली चीजों का आपने ध्यान रखना है। पहली, अपनी मेंटल हेल्थ। क्योंकि अब देखो, जैसे आप हार्मोन ले रहे हो, है तो वो मेल हार्मोन, नेचुरल बनते हैं ना। हाँ। अब जैसे एक्सटर्नल आते हैं, मान के चलो मेल हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन बना है आदमी के लिए स्ट्रेंथ और एग्रेशन के लिए। मान के चलो अगर वो आप 70 प्रोड्यूस कर रहे हो, हाँ, कुछ भी रेशो रख लो, और कोई अगर बाहर से ले रहा है और वो 800 ले रहा है, तो आप सोच सकते हो उसकी नेचुरल वो 70 बनता है, वो बाहर से बहुत 800 डाल रहा है, ठीक है, 10 गुना ले रहा है, ठीक है। अगर उसको अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं है तो आपको पता है वो कितना डैमेज कर सकता है, एक नॉर्मल भी, ठीक है। तो पहला एलिमेंट है अगर ले रहे हो तो माइंड, ठीक है। दूसरा एलिमेंट है अपनी ऑर्गन हेल्थ, कि आप अंदर का जो अंदर बॉडी पार्ट्स ऑर्गन्स को मॉनिटर कर रहे हो, जा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं। ये ब्लड के अंदर भी आ जाते हैं ना। हाँ, सब कुछ। तो इसके टेस्ट तो इसके बहुत सारे हैं, मतलब, पर मैं आपको बिल्कुल बेस तैयार करके दे रहा हूँ इस चीज का, कि दूसरा ऑर्गन्स, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके साथ, वो है डिसिप्लिन। कि अगर आप ये सब यूजर हो और आप डिसिप्लिन नहीं हो, तब तो ये दुगने लाइफ थ्रेटनिंग है ना। तो ये 3 एलिमेंट जो ले रहा है वो सबसे पहले दिमाग, अपना मेंटल, कि जब आप कंपटीशन के टाइम में मुकाबले की तैयारी कर रहे हो तब आपने मेंटल अपना कैसे रखना है, क्योंकि अभी तो आप किसी उस पे नहीं होते। जब बंदा ऑफ है तब तो चलो वो ऑफ है, पर जब वो ले रहा है। और दूसरा एक मैं की पॉइंट ऐड करता हूं कि इन एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को आपने साल भर यूज नहीं करना है। जो ले भी रहे हैं, कम से कम उसको रखो अपने मुकाबलों के आसपास, बाकी टाइम इससे दूर रहो। हाँ, आप बॉडी शेमिंग के चक्कर में मत पड़ना कि मैं तो पहले बड़ा दिखता था, अब मेरे को लोग क्या बोलेंगे, वो ये सोचेंगे कि इसने तो लिए ये वो। तो वो बंदा इस चक्कर में ना फंसे कि लोग क्या है या ऐसे। और अगर वो छोटा हो भी जा रहा है थोड़ा इससे हट के, सेफ रह के, तो वो अपना टाइम वैसे भी निकाल ले। तो जो यूजर हैं या जो खेलने की सोच रहे हैं, तो मैं उनको यही बोलता हूं कि अगर आप किसी मुकाबले की तैयारी पे नहीं हो तो इससे दूर रहो। और वे जो नॉर्मल अगर वो कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहा है फिर भी वो लेना चाहता है, तो उसको जो 3 नुकसान के बारे में जो आप बताना चाहो जो आपकी बॉडी को डैमेज करेगा ही करेगा। फिर तो सबसे पहले जो नहीं कर रहा और वो लेना चाह रहा है, तो सबसे बड़ी बात है उसके लिए तो फिर मैं उसके लिए तो फिर देखो, उसको भगवान का ही आशीर्वाद चाहिए। बोला ना वो ऊपर से है हुकुम उसका, ठीक। आजकल ऑनलाइन ऑर्डर कर दे रहे कि इतना ले लो और डाइट प्लान वगैरह व्हाट्सएप कर देते हैं। वो पता नहीं क्या सिस्टम चला है सर। उस चीज को तो मैं वैसे ही नहीं। तो वो 3 आप टॉपिक बता दो कि ये आपको नुकसान होंगे विदाउट नॉलेज, विदाउट बिना उसके। सबसे बड़ा नुकसान तो पहले यही होगा कि आप ठगे जाओगे। अब कोई डब्बी 800 रुपए की है तो वो डब्बी आपको 5000 की भी चिपक सकती है, ठीक है। दूसरा नुकसान ये है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो नहीं है कुछ, कि आप इतना कुछ कर रहे हो और आप किस चीज को चेज कर रहे हो उसके थ्रू। ज्यादा से ज्यादा क्या आप थोड़ा बस वाह ले लोगे, तो वो और खतरा, क्योंकि फिर बंदा हटेगा नहीं। अब उस बोलेगा वाह भाई इसको खा के मिल रही है तो अब मैं हटू ही नहीं, ठीक है। और तीसरा खतरा जो नॉर्मल बंदे के लिए वो है कि ऑर्गन्स, वो एक्ने वगैरह तो हो जाते हैं। एक्ने का देखो, एक तो जेनेटिकली भी है, ठीक है। अब मान के चलो किसी को एक्ने है, उसने थोड़ा बहुत लिया तो वो और बढ़ गए, पर कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी को कभी एक्ने था नहीं और उसके बाद आ गया। स्टीरॉयड का काम ये है कि जो जीन आपका ट्रिगर है उसको वो एक्सपोज कर देती है, समझ रहे हो, कि वो उसको और एक्सपोज करेगी। मान के चलो आपका जीन ट्रिगर है किसी बॉडी के पार्ट को लेके,
तो वो उस चीज को ट्रिगर कर देगी, बस बढ़ाएगी बढ़ाएगी। और तो इसलिए कि इसमें बहुत सारी डेप्थ है। हाँ, पर आज मैं सिर्फ आपके साथ रॉ और ग्राउंड लेवल पे ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि वही मैंने जैसे आपको बोला कि एकदम आपको ग्राउंड का वो दूंगा ताकि जो पब्लिक है वो कनेक्ट कर पाए, हाँ अपने साथ कनेक्ट कर जाए। और वही मैंने बोला कि फायदा आप 10 साल बाद भी ले सकते हो, पर डैमेज कंट्रोल हो जाए विदाउट ओवर, ऊपर से विदाउट नॉलेज, वो ऑनलाइन देख के। आजकल ये बहुत ट्रेंड चला है, ऑनलाइन देख के ले रहे हैं। मैं आपको बोल रहा ना मैं नहीं उस चीज को, तो मैं वैसे ही नहीं, क्यों नहीं ही लेना चाहिए। मैं बस यही बोलता हूँ कि इनसे थोड़ा दूर रहो। ये महंगे सौदे हैं, और जिसकी अभी पढ़ने की या अपनी जॉब या किसी काम में सेटल होने का टाइम है, वो इसमें बिल्कुल भी अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करे। कोई भी चीज है, कोई भी स्टफ है, वही मैं बोल रहा हूँ, आप डिपेंडेंसी अगर उसकी होगी तो मैंने बोला नुकसान यूथ का ही है, क्योंकि जो आगे फ्यूचर है चंबा का वो यूथ ही है। तो अगर अपना यूथ तगड़ा तो चंबा भी तगड़ा, अगर यूथ पोला बढ़ जाएगा तो शहर भी पोला बढ़ जाएगा। हाँ, तो आजकल चिट्टा वगैरह भी थोड़ा चल रहा है हिमाचल में। देखो ये तो वैसे सबसे ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग चीजें हैं, क्योंकि ये तो शरीर को ही सीधे, शरीर पे सीधे अटैक ही है। तो मैं हमारा बच्चे का तो देखो नुकसान है, साथ में वही कि पेरेंट्स थोड़ा, बस फिर उससे पेरेंट्स को बड़ी ज्यादा परेशानी है। और थोड़ा उस साइड भी हम सोचें, हाँ, क्योंकि आज इतने हम बड़े हुए हैं तो पहले उन्हीं की देनदारी है जिसकी वजह से हुए हैं। हाँ, को तो इसका तो टॉपिक का एंड ही नहीं है, इसकी क्या ही। भैया आपके यहाँ मॉर्निंग भी आते होंगे, आज तो संडे, आज तो कोई आ नहीं रहा है, इवनिंग टाइम भी आते होंगे। आप पर्सनल लेवल पे कौन से वर्कआउट प्रेफर करते हो, सुबह का, मॉर्निंग का और इवनिंग का? देखो मॉर्निंग के वर्कआउट में कई लोगों को दिक्कत ये आती है कि उनमें मिथ, एक मिथ ये भी है कि अगर आप सुबह जाओगे तो गेन ज्यादा होगा जल्दी, वो सारा आपका खाने की मात्रा पे है। बोला ना, अगर शरीर जितना निकालेगा उससे कम खाएगा तो वो हल्का होगा, जितना उसने निकाला अगर फिर भी उससे ज्यादा खाएगा तो वो बढ़ेगा, अगर जितना निकाल रहा है उसके लमसम खा रहा है तो वो मेंटेन रहेगा। टाइमिंग का कोई फॉर्मूला नहीं, ये नहीं कि आप रात को चपाती खा लोगे तो मोटे हो जाओगे, अगर दिन में खाओगे तो मोटे नहीं होंगे, या रात को आपने घी खा लिया तो मोटे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई फंडा नहीं है। ये मैं आपसे अब रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगा, आप एक वर्ड में ही आप बोल दोगे। जैसे आपने बोला मॉर्निंग वर्कआउट और इवनिंग वर्कआउट, मॉर्निंग वर्कआउट, वैसे ही स्ट्रिक्ट डाइट और चीट मील। स्ट्रिक्ट डाइट और चीट मील, स्ट्रिक्ट डाइट। स्क्वाट्स और डेड, आजकल तो स्क्वाट्स, हाँ, पर दोनों दोनों दोनों, हर किसी चीज का अपना रोल है, पर इसमें दोनों, होम वर्कआउट और जिम वर्कआउट। डेडिकेशन। वन फिटनेस रूल जो जो हमारा यंग यूथ है हिमाचल का या इंडिया का, रख लो, जो एक फॉलो करना चाहिए। करत करत अभ्यास, जड़ बुद्धि होत सुजाग। जो जिम जाने से डरते हैं कि हमारी हाइट रुक जाएगी, जैसे बात करी कि हमारा जो फैट बहुत ज्यादा बल्की हो जाएंगी, लड़कियों में भी ये मिथ है, तो एक मैसेज देना चाहिए कि आप ज्वाइन करें, ऐसा कोई बात नहीं। देखो जिम ज्वाइन करो, पर जिम में आते डिमांडिंग मत हो जाओ। पहले सिर्फ आप जिम आओ और ये देखो कि आपको उधर फील कैसा हो रहा है, उधर आपको अच्छा लग रहा है, आपकी ट्रेनिंग अच्छे से हो रही है। तो पहले फोकस अपना जिम में मन लगाने पे करो, अगर मन लगेगा तो ट्रांसफॉर्मेशन भी इजीली बंदा निकाल लेगा। वे फिटनेस टिप्स अगर आप देना चाहो यंग जनरेशन को, जैसे मान लो 18 से लेके 25 तक और 45 प्लस के पर्सन को। 18 और 25 के लिए तो सबसे पहले यही टिप्स है कि रिकवरी को समझो, अपने शरीर को इतना बर्न आउट मत कर दो दिन भर की आपको रिकवरी कभी जिंदगी में पता ही नहीं लगे कि ये क्यों जरूरी है। और दूसरा आपने बोला 30 to
45 प्लस के लिए, 45 प्लस के लिए ये बोलूँगा मैं कि आप थोड़ी थोड़ी अपनी वेट ट्रेनिंग शुरू करो, क्योंकि आगे जाके ये आपके जॉइंट हेल्थ, आपके नर्वस सिस्टम, आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग, हर एक चीज़ में ये आपको अप ही रखेगी। तो वो ज़रूर शुरू करें, और हाँ, वो ज़रूर अपनी डाइट में थोड़ी थोड़ी वो भी अपना प्रोटीन डाइट लें, ताकि सबसे ज़्यादा प्रोटीन डाइट की ज़रूरत ही अब हमारे ओल्ड एज को ज़्यादा है, तो वो ज़रूर लें। अपनी लॉन्जेविटी पे फोकस करें, वो ज़रूर। हाँ, भैया आपको इतना टाइम हो गया कोचिंग करते हुए, आपने बहुत कुछ अचीव किया होगा, जो आपका एक नेक्स्ट टारगेट है फिटनेस में? मेरा नेक्स्ट टारगेट तो वही है जो मैं लास्ट छोड़ के आया था, कि मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली थी और मेरा 4th प्लेस था। क्योंकि जीतने के लिए ही खेलना है, हाँ, तो बाकी तो सब उसके नीचे टाइम पास है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं रिप्रेजेंट करूं, और माता रानी की कृपा से चंबा से रिप्रेजेंट करूं, ताकि मेरे को भी फील आए जाने में दोबारा से, और गोल्ड मेडल के साथ फिर वापस आऊं। भैया आप, अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे, आपको आपसे इंफॉर्मेशन लेना चाहे जिम के रिलेटेड, फिटनेस के रिलेटेड, तो आप बता सकते हैं कहाँ आपको फॉलो करिए, फोन नंबर देना चाहते हैं? आप जिम में आ सकते हैं, सुल्तानपुर में मेरा जिम है। अगर आप लोकल पता करेंगे तो वो आपको ज़रूर बताएंगे। उधर मैं दिन में 2 से रात के 8 साढ़े 8 तक अवेलेबल रहता हूँ। आपको जो भी क्वेरी हो, चाहे आप कहीं भी जिम कर रहे हैं, आप मेरे साथ क्वेरी अपनी ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करूँ, आपकी फिटनेस को थोड़ा इजी कर दूँ। और जिम का नाम फार्मूला हाउस जिम है, ये आप लोकल इधर पता कर सकते हैं। बाकी हमारा जिम का फार्मूला हाउस का ही पेज है इंस्टाग्राम पे, और देवशीष टक्कू के नाम से मेरी इंस्टाग्राम पे आईडी है। ये 3 तरीके से आप मेरे साथ अप्रोच कर सकते हैं, और कोई भी आपको जिम के रिगार्डिंग डाटा चाहिए वो आप अपना लेके अपना मिथ बस्ट कर सकते हैं, जिस चीज़ के रिगार्डिंग भी आपको मिथ है। थैंक यू यूट्यूब। आज हमने पॉडकास्ट किया देवाशीष भाई का, जो कि हिमाचल में चंबा डिस्ट्रिक्ट में खजियार चौक के पास उनकी पर्सनल जिम है, फार्मूला 1 के नाम, फार्मूला हाउस नाम से। तो अगर चंबा में आप कहीं भी हैं तो यहाँ जिम में आए, बहुत अच्छी जिम है। मैं भी ट्राई करूंगा कि यहाँ वर्कआउट करूँ, मुझे वैसे ऊपर से दिख रही है अच्छी होगी। तो यहाँ जो इक्विपमेंट रखे हुए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, तो आप जरूर आए, यहाँ विजिट करें। तो नमस्कार, अब मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।